देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है पीडीएफ? ठीक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो है ये एक सिंपल सा टॉपिक है। सिंपल टॉपिक मतलब हमने कई बार इसको देखा है, पढ़ा है। मॉलिक्यूलैरिटी कहता क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर्स। ठीक है,
उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और उसी मॉलिक्यूल्स के टर्म से निकल के आया है मॉलिक्यूलैरिटी। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, या यूं कहिए जो नंबर ऑफ स्पीसीज होता है, ठीक है, जनरली रिएक्शन में नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हो, तो उसे हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। और भी सिंपल भाषा में अगर समझना चाहे तो रिएक्टेंट्स के सामने, रिएक्टेंट्स के आगे जो नंबर लिखा होता है, जिसे हमने 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लॉज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। जैसे देखो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको ध्यान आए तो देखिए, ए प्लस बी ये हमको देगा सी प्लस डी हो सकता, ठीक है, ऐसा जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम वहाँ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या लिखा था, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गया 1 मोल, ठीक, ये हो गया 2 मोल। उसके बाद क्या लिखते थे, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, फिर यहाँ लिखेंगे 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जनरली लिखते हैं किसी भी रिएक्शंस में। अभी देखिए, मॉलिक्यूलरिटी एक्चुअली कहता किसको है कि इस रिएक्शन में, इस जनरल रिएक्शन में जो 1A है और जो 2B है, तो हम सिर्फ इसकी काउंटिंग करते हैं। जैसे इस 1 को हमने ले लिया और इस 2 को हमने ले लिया, तो टोटल कर कितना हो जाएगा, 3। अभी टोटल 3 हो जाएगा तो हम कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 3 है। इसी जगह पे अगर 1 और 1 रहेगा तो हम काउंट करेंगे 1 + 1, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, ठीक है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है या एक ही कंपाउंड है जो रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो सिंगल या 1 कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है वो इसी तरीके से बटा हुआ है, यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा नहीं होता। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, H2O2। H2O2 ब्रेक होता है H2O प्लस हाफ O2 में। तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल है जो ब्रेकआउट हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। तो इसका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है या एक ही क्वांटिटी है, कह सकते हैं 1 क्वांटिटी है H2O2 का जो ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1। अब डेफिनेशन क्या है, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, द थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटेड चीज, ठीक है, जो हम लैब में जनरली यूज कर रहे हैं, और जो मॉलिक्यूलरिटी है ये थियोरेटिकल चीज है। अब देखिए दोनों में बेसिक या मेन डिफरेंस को समझिए। सपोज कीजिए कि हमने 10 मोल का कुछ भी चीज लिया है जो रिएक्ट, या 10 मोल का रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्ट करेगा। अभी इस 10 मोल में मान लो कि आपके पास सिर्फ 3 मोल ही हैं जो रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम 10 मोल 10 moles of reactant, only 3 moles shows effective रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो दो नंबर है, एक तो 10 और एक हो गया 3। तो इस हिसाब से अगर मैं नंबरिंग देखना चाहूँ तो मेरे पास एक नंबर हो जाएगा मेरे पास 3, और एक नंबर हो जाएगा मेरे पास 7, ठीक है। 10 में से 3 गया तो बचेगा 7। अभी यहाँ पे जो ये जो 3 मोल जो है रिएक्टेंट मेरा, ये आपका क्या दे रहा है, तो इफेक्टिव रिएक्शन शो कर रहा है,
ठीक है, ध्यान से कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ। 10 मोल में से 3 मोल जो है वो इफेक्टिव रिएक्शन आपको शो कर रहा है। तो ये जो 3 मोल है ये कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये जो 3 मोल है ये कहलाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, उसके बाद आपका जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो जाएगा 10 टोटल। यहाँ पे जो 10 है ये 10 आपका शो करेगा मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, टोटल 10 हो गया आपका मॉलिक्यूलरिटी। और इफेक्टिव कोलिजन जो होगा वो आपको 3 मोल की वजह से ही देखने को मिलेगा। तो ये जो मेजर डिफरेंस है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इसी चीज को कहा गया है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और आपका एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 मोल, और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसमें चला जाएगा ये 10 मोल्स। मतलब आपने लिया है टोटल 10 मोल का रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्ट कितना कर रहा है, तो सिर्फ 3 मोल की वजह से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और यही 3 मोल जो है आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताएंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो ये मेजर डिफरेंस है और इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल कहा गया है। ठीक है, देखिए आगे। A complex chemical reaction is understood in terms of various indirect steps called elementary process। ठीक है, अब देखो मैंने आपको कहा 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होता। ठीक है, जब भी 3 मॉलिक्यूल्स आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, या कोई भी ऐसे रिएक्शन जो स्टेप वाइज चलते हैं, स्टेप वाइज मतलब 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में जो रिएक्शन चलते हैं उन्हें हम एलिमेंट्री प्रोसेसेस कहते हैं। अब यहाँ एग्जांपल में देखो, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, H2O2 जो है ये 2 स्टेप का रिएक्शन शो करता है। पहले तो H2O2 ब्रेक होगा H2O प्लस O में, यहाँ जो एक O है ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे जो O है ये आपका है नेसेंट ऑक्सीजन, मैं लिख दे रहा हूँ नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन सिंगल ऑक्सीजन को कहा जाता है, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा। उसके बाद ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप माना जाता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ये स्लो स्टेप है। और एक चीज और, जो स्लो स्टेप होता है वही हमको रेट ऑफ रिएक्शन भी बताता है, क्योंकि हम एक्चुअल में जो स्पीड है वो देख सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं, कितने हैं जो नहीं शो कर रहे हैं। तो फास्ट रिएक्शन में हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। अगर रिएक्शन स्टार्ट होते ही खत्म हो जाए तो हम कुछ ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि उसमें क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप से ही दिया जाता है। The study of a reaction in terms of elementary processes is called as reaction mechanism। तो ये जो स्लो स्टेप फास्ट स्टेप मिला के एक रिएक्शन स्टेप बनाते हैं, ये हमारा मैकेनिज्म को भी शो करता है। मैकेनिज्म हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सिर्फ स्टेप्स लिखते हैं कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है या कौन सा एटम है या कौन सा एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऑर्गेनिक में जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये फर्क है दोनों जगह रिएक्शन मैकेनिज्म का। नाउ वेरियस एलिमेंटरी स्टेप्स अकर एट डिफरेंट रेट्स। अभी देखो जितने भी एलिमेंटरी स्टेप्स है, एलिमेंटरी स्टेप्स मतलब एक हो गया स्लो स्टेप, एक हो गया फास्ट स्टेप, दोनों अलग अलग एलिमेंटरी स्टेप्स हैं। और ये दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक स्लो है तो एक फास्ट है। The slowest elementary process मतलब slowest step in the reaction mechanism is called as rate determining step। यहाँ पे जो slowest step है ये हमारा rate determining step कहलाता है। रीजन ये है कि इस स्टेप को हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेप को हम स्टडी कर सकते हैं अच्छे से उसे ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। जिस स्टेप को हम स्टडी नहीं कर सकते, जैसे ये जो फास्ट है, फास्ट प्रोसेसिंग स्टेप है, इसे हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि ये क्षण भर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम नहीं कहते। हमारा जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। देन molecularity is defined as the number of ions or molecules or atoms taking part in an elementary process of the reaction mechanism। किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयंस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 10 मोल अगर हमने रिएक्टेंट लिया है तो उसका मॉलिक्यूलरिटी 10 हो जाएगा, लेकिन
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 10 नहीं होगा। वो इसलिए कि मान लीजिए 10 में से 3 ही रिएक्ट कर रहे हैं या 10 में से 5 ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो 5 के वजह से आएगा, 10 के वजह से नहीं आएगा, क्योंकि 10 तो आपका आइडियल बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं, ठीक है, एक अपने अकाउंट में पैसे रखिए, आधे पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए, आधे पैसे को घर में रखे रहिए, तो जो आधा पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है वही आपको कमाई करके देगा। जो पैसा आपने घर पे रखा है वो कुछ भी कमाई करके नहीं देता। तो सेम फंडा यहाँ है, ठीक है, जितना रिएक्ट करेगा उसी से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप व्हेन वन मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट इट इज सेड टू बी अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, two molecules take part, it is said to be a bimolecular reaction, three molecules take part, it is said to be a trimolecular reaction। देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल्स कुछ डाला है, यूनिमोलिकुलर का, बायोमोलिकुलर का और ट्राइमोलिकुलर का, ठीक है। इस जगह पे देखिए यूनिमोलिकुलर में क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है और यही हमको प्रोडक्ट बना के दे रहा है। देन N2O5 का भी एक मॉलिक्यूल है और ये हमको प्रोडक्ट बना के दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट की संख्या 1 होती है उसमें उसे हम यूनिमॉलिकुलर कहते हैं। देन बाई मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक NO का मॉलिक्यूल और एक O3 का मॉलिक्यूल, टोटल मिला के हमको कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहाँ पे 2, टोटल मिला के हमको यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में देखिए हमको हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल है, तो इसे हम बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर में देखिए 2 + 1 टोटल हो जाएगा मेरे पास 3। तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन है। अब देखिए 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता, ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडा है और ये जो फंडा है ये बेसिकली जो रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं ना उसके जरिए निकाला गया था। ठीक है, अब देखो बेसिक फंडा क्या है, मान लीजिए आपके आपके पास यहाँ पे कोई एक एटम है, ठीक, यहाँ कोई भी एक मॉलिक्यूल है, तो सपोज करो यहाँ से एक नया मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से एक नया मॉलिक्यूल आ रहा है, देन यहाँ से एक नया मॉलिक्यूल आ रहा है, उसके बाद इधर से एक मॉलिक्यूल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 4 की बात कर रहा हूँ, 4 को मैंने एग्जांपल लिया है, उसके बाद एक और मैं एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, एक, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मैंने 4 लिया है। अब देखो जैसे जैसे ये इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो मैं ये भी लिखते चले जाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। as the molecules approaches each other, ठीक है। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने से क्या होगा कि इनकी दूरी घटते चली जाएगी और मुझे एक इस टाइप का, देखो यहाँ पे मैं सर्कुलर सर्कल भी बना रहा हूँ ताकि ये सर्कुलर मुझे डिस्टेंस दिखा सके, ठीक है। थोड़ा सर्कल में अगर ऊपर नीचे होता है तो आप इसको सर्कल मान के चलिए। चारों के वजह से जो सर्कल बन रहा है, यहाँ पे मुझे तीनों के वजह से जो सर्कल देखने को मिलेगा वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब सब एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो जैसे जैसे मान लीजिए चौथे वाला ये नजदीक आता है तो नजदीक आके मान लो यहाँ तक चला आया, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, ये भी यहाँ तक नजदीक आएगा, ठीक। उसके बाद ये भी नजदीक आएगा, ठीक, ठीक है, ये नज़दीक आएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जो 3 मॉलिक्यूल का है ये भी नज़दीक आएंगे एक दूसरे के। तो अभी आप देखो एक ये जनरलाइज चीज़ है कि जहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है उसका जो रेडियस बनेगा वो 3 मॉलिक्यूल के रेडियस से ज़्यादा होगा, ठीक है। वहाँ पे जो टकराने की संभावना है वो कम हो जाएगी, जो 4 वाला जो है उसमें टकराने की संभावना
कम हो जाएगी। वही चीज 3 मॉलिक्यूल के साथ नहीं होती। 3 मॉलिक्यूल के साथ जो कोलाइडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनको एरिया जो है वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ट्राई मॉलिक्यूलर से ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलता, या फिर यूं कहे तो क्वाड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हमको देखने को नहीं मिलते। यहाँ लिख रहा हूँ, क्वाड मॉलिक्यूलर रिएक्शंस डज नॉट एक्सिस्ट। क्वाड molecular reactions does not exist। ठीक है, तो इसका बेसिक रीजन ही यही है कि जो इस एरिया ऑफ कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट आपका 4 मॉलिक्यूल के साथ घट जाता है, और 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के साथ ये ज्यादा होता है। उसमें से भी सबसे परफेक्ट माना जाता है 3 मॉलिक्यूल्स वाले रिएक्शंस को। इसमें जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। समझ में आया सबको ये फंडा? देखो ये जनरल फंडा है, आप चाहो तो अगर किसी में इतने हिम्मत है तो आप रोड पे खड़े होकर 3 गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप देख सकते हो उस जगह पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और वहीं से उठ के आया है। क्लियर है सबको टॉपिक ये, मॉलिक्यूलरिटी और मॉलिक्यूलरिटी का रिएक्शंस अप्रोच? देखिए एक बार इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। रोशन रोड पे खड़ा होकर कुछ हो चाहे नहीं हो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। एक बार पूरा लाइन एक बार रीड आउट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस मतलब जो बड़े बड़े रिएक्शंस है उसके लिए कहा जाता है। ठीक है, वैसे रिएक्शन जो डिफरेंट स्टेप्स में चलते हों उन सब चीज के लिए डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है, ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, ये लाइन जो है ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसे कहते हैं, तो इस चीज को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। देन एक नोट है, देखिए, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इन्फिनाइट और इमेजिनरी। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि जो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं यहाँ पे वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर्स ऐसे हैं जो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, देन
Point number 2, molecularity cannot be greater than 3 because more than 3 molecules may not mutually collide with each other. जो अभी मैंने आपको collision theory बताया था उसके हिसाब से ये सेकंड पॉइंट हमारा आता है। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा molecularity नहीं होता। अगर किसी भी रिएक्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि 3 से ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स, तो उस चीज़ का एकदम निश्चिंत रहिए। जब जो रिएक्शन होता है तो उसमें 3 ही मॉलिक्यूल पहले रिएक्ट करेंगे, चौथा उसके बाद रिएक्ट करता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठाइए। अगर आपको 4 मॉलिक्यूल मिल जाए, 5 मॉलिक्यूल मिल जाए एक ही रिएक्शन में, तो उस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 पहले रिएक्ट करेंगे और बाकी फिर बाद में रिएक्ट करेंगे, लेकिन पहले 3 ही होता है। देन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला डिफरेंस है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, दैट इज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस व्हिच ब्रिंग द केमिकल चेंज। तो जो एग्जांपल मैंने आपको लिखा था उसके हिसाब से यहाँ पे फिर से मेरा 10 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, 10 मॉलिक्यूल्स, चाहे एटम्स चाहे आयंस हो जाएगा। और इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो रेट इक्वेशन जो हम लिखते हैं, जैसे आर हमने लिखा, आर इज इक्वल्स टू के ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। तो यहाँ पे x और y जो है, x प्लस वाई जो है, ये हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल के देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो x प्लस वाई है, ये बेसिकली हमको क्या बता रहा है कि जितना मॉलिक्यूल्स लिया गया है उसमें से कितना एक्चुअल में रिएक्ट कर रहा है। तो हमने जो एग्जांपल देखा था उसके हिसाब से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल जो हमने उस टाइम लिया था, तो 3 मॉलिक्यूल्स जो है ये इफेक्टिव कोलिजन या रिएक्ट कर रहा है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ऐसे इसको हम समझते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। ठीक है, मॉलिकुलरिटी हमेशा होल नंबर में होता है, नेगेटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकते। देन रेट ऑफ रिएक्शन, इट मे बी ए होल नंबर, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और ये क्यों होता है ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई जीरो हो जाएगा। अब देखिए, जीरो होने का मतलब क्या है कि वो किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। देन पॉइंट नंबर 3, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। Point number 4, it is meaningful only for simple reactions or individual steps of a complex reaction. ठीक है, it is meaningless for overall complex reaction। जब हम पूरे रिएक्शंस की बात करें तो उसके लिए ये मीनिंगलेस होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने टोटल लिया है 10 मॉलिक्यूल्स। ठीक, लेकिन किस समय में कितना मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है हमको मॉलिक्यूलरिटी से पता नहीं चलता। ठीक है, ध्यान से सुनिए, कितने समय में कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है हमें मॉलिक्यूलरिटी से समझ में नहीं आता। देन पॉइंट नंबर 4 ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, इट इज मेंट फॉर द रिएक्शन एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल स्टेप। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये इंडिविजुअल स्टेप के लिए नहीं होता है। ठीक है, ये रिएक्शन के लिए है। ये इसके 4 डिफरेंसेस हैं। अगर आपको बुक में कुछ और मिलते हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, वरना इन्हीं 4 को आप याद कीजिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ सॉरी, ऑर्डर तो मैंने पढ़ाया आपको पहले। उसके बाद है रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर, मतलब कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं जिसमें रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं करता। ध्यान से सुनिए, रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं करता। तो इसमें मैक्सिमम वैसे रिएक्शंस आएंगे जो स्लो प्रोसेस को शो करते हैं। जो स्लो रिएक्शंस हैं वैसे रिएक्शन, जैसे करोजन का रिएक्शन हो गया, H2O2 का रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो गया। ठीक है, फिर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है, फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। तो ऐसे रिएक्शंस जो बहुत स्लो होते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि भाई रिएक्टेंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, ये इसका अपना मर्जी है, जब होना है होगा, नहीं होना है नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, पॉइंट्स क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर डिफाइंड एज द ऑर्डर
if its rate is independent of the concentration of the reactants, that is the rate is proportional to the zeroth power. zeroth power यहाँ पे इस जीरो पावर को कहा गया है, ठीक है, इस जीरो पावर को zeroth पावर कहा गया है। तो इस जगह आप देखिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आप वैसे चीजों को चुनेंगे जो स्लो प्रोसेस दिखाते हैं। तो स्लो प्रोसेस का मैंने एक एग्जांपल दिया है H2 प्लस Cl2, और ये जब लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, ये जो H न्यू है ये लाइट को शो करता है, मेरे ख्याल सबको पता होगा, ठीक है। तो इस जगह पे लाइट के हीटिंग के वजह से ये रिएक्शन होता है, और रिएक्शन की कोई गारंटी नहीं कि ये आधे घंटे में होगा या एक महीने में होगा या एक दिन में होगा, सब इसीलिए इसे स्लो प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, जीरोथ पावर का मतलब होता है जीरो पावर। देन some photochemical reactions and a few heterogeneous reactions are zero order reactions. Such reactions are not common, ये common reactions नहीं होते। It can also be said that when the reactants are completely adsorbed on the surface of a catalyst, हमने पढ़ा है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे, जैसे ये मान लो मेरा कैटलिस्ट है, और कैटलिस्ट के सरफेस पे जब मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, आप सबको एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस याद होना चाहिए, क्योंकि इसी साल पढ़े हो और इसी अभी का टॉपिक है ये सब, ठीक है। तो कंप्लीटली जब एड्सॉर्ब हो जाता है तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि सारे रिएक्टेंट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, और जो रिएक्शन चल रहा है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक। तो इन सब चीजों को हम जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस में डालते हैं। देन एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देन zero order reactions are relatively uncommon, but they occur under special conditions. Some enzyme catalyzed reactions and reactions which occur on metal surfaces are a few example of zero order reactions. Biological reactions जो होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो enzyme catalyzed है, ये जो enzyme catalyzed है, इसको आप biological reactions भी कह सकते हैं, ठीक है। तो biological रिएक्शन जो है वो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में आता है। देन नेक्स्ट है the decomposition of gaseous ammonia on a hot platinum surface is a zero order reaction at high pressure, ठीक है। हाई प्रेशर पे जो एड्सॉर्प्शन होता है अमोनिया का प्लैटिनम सरफेस पे, ये भी आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको एड्सॉर्प्शन प्रोसेस दिखाया था, तो ये भी वही प्रोसेस, जैसे मान लो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या आके चिपक रहा है, तो अमोनिया गैस आके चिपक रहा है। ये आपका एडसॉर्प्शन प्रोसेस है, और ये आपका एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये आपका अमोनिया है, और ये आपका प्लैटिनम है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एडसॉर्प्शन, ठीक है। तो ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस है जो डिपेंड नहीं करता उसके रिएक्टेंट के ऊपर। देन नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक इक्वेशन के रूप में दिया जाता है। The concentration of reactant decreases linearly with time and is given by, यहाँ देखिए एक सिंपल ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ को कैसे समझेंगे? सेम प्रोसेस, यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी है रिएक्टेंट का, ठीक, मैक्सिमम क्वांटिटी है रिएक्टेंट का। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट तो बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा, ठीक। ध्यान सुनिए, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, देखिए समय यहाँ बढ़ता हुआ दिखाया गया है, समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगा, ठीक। लेकिन लेकिन ये जो डिक्रीमेंट है ये बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, और स्लो के वजह से इसे जीरो ऑर्डर में रखा जाता है। एंड
एक फॉर्मूला दिया गया है के को निकालने के लिए, के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर टी अपॉन टी। आर नॉट है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ये तब का कंसंट्रेशन है जब टाइम इज इक्वल्स टू जीरो है, टी इज इक्वल्स टू जीरो है, तब का कंसंट्रेशन है। और ये जो है आर टी, ये मेरा तब का कंसंट्रेशन है जब टी बराबर कुछ समय हो चुका है, टी बराबर टी सेकेंड मान लीजिए, मैं ले देता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि 10 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये मेरा 10 सेकंड हो जाएगा, सेकंड वाला कंडीशन ये हो जाएगा मेरे पास 10 सेकंड, ठीक है। तब हम न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करेंगे और जाके रेट कांस्टेंट हम इस तरीके से निकालते हैं। देन equation of a straight line y is equals to mx plus c. If we plot r against t, we get a straight line with slope minus k. ठीक है, माइनस के इसलिए क्योंकि स्लोप मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, इस वजह से। देखिए ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ के साथ ये इक्वेशन लिख सकते हैं बस। देन उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट, मतलब कितना समय लगेगा रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक। दैट इज टाइम एट विच ए इज जीरो, मतलब कंसंट्रेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाए, वो कितना समय जाएगा। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन एट टाइम इज इक्वल्स टू जीरो। देखिए यहाँ पे मैं ये जो लिखा है इसको मैं लिख दे रहा हूँ, टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब जब मेरा समय जीरो है, तो समय अगर जीरो है तो कंसंट्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा मेरे पास मैक्सिमम, ठीक है। क्योंकि जब रिएक्शन चालू ही नहीं हुआ है तो मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन लिया गया है और डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट, ठीक है। जो रेट कांस्टेंट है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा कि कितने समय में ये खत्म होगा। The unit of zero order reaction is mole per liter per मिनट। ये इसकी यूनिट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है कि जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, तो मोल पर लीटर पर मिनट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक है। आपने नोट्स में ये सब चीज सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे, जो मैं बोर्ड डालूंगा उसमें से आप लिख लेंगे। चलिए एक बार वापस से आप इस पूरे चीज को पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो वापस से पूछ लीजिए। चलिए फटाफट पढ़ते चले जाइए और पूछ लीजिए।
एंजाइम कैटलिस्ट, जैसे देखो मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाया था, ठीक है। एंजाइम कैटलिस्ट होता क्या है, जैसे देखो आप खाना खाते हैं तो आपके बॉडी में जो रिएक्शंस होता है, जो खाना पचाने के काम में आता है या खाना को तोड़ने के काम में आए या आपको एनर्जी सप्लाई के काम में आए, तो उसे हम एंजाइम कैटलिस्ट कहते हैं, जो रिएक्शंस एंजाइम के वजह से स्पीड अप होता है। ठीक है, जैसे हमने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पढ़ा था सरफेस कैटलिस्ट में, सरफेस केमिस्ट्री में। तो वैसे रिएक्शन जो एंजाइम करते हैं, जैसे आप कह लो दही का फॉर्मेशन, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन, तो वो एंजाइम के वजह से होता है। तो वैसे रिएक्शंस को हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है रोशन।